वीडियो में हम लोग मिट्टी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और यह मिट्टी जो आज पढ़ने जा रहे हैं वह लाल या पीली मिट्टी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन अर्थात भूमि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन से भिन्न भिन्न तरह की मिट्टियाँ जैसे काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और उनके बाद जलोढ़ मिट्टी आदि सारी मिट्टियों को हम लोगों ने पढ़ा एक एक करके और उनके साथ उनके ऑब्जेक्टिव और को बनाने की कोशिश किया, उनके विषय में जानने की कोशिश किया। मैप के थ्रू बताने का मैंने कोशिश किया और आपने सीखा। मैं आपको इनके साथ एक खाली मैप भी दूंगा और एक बता दूंगा कि क्योंकि आपको मैप अगर देखने के लिए आता है तो आगे जब बताया जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर के मिट्टी अगर आप समझ रहे हैं तो एग्रीकल्चर भी आपको समझ में आएगा। कौन सी फसल कहाँ उपज होती है, किस तरह के फसल में, किस तरह की मिट्टी में कौन सी फसल आती है और कहाँ वर्षा अधिक होती है, किस तरह की मिट्टी का जन्म जो किसी मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, कितनी वर्षा की उनके लिए उनकी आवश्यकता है। तो ये सारी बातें जो हैं आप तब सीखेंगे जब आपको क्या होगा, पूरी तरह से मिट्टी के विषय में आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मिट्टी को जानेंगे, फिर उनमें होने वाले फसल की भी आपको समझ में आएगी। तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये लाल मिट्टी या पीली मिट्टी है। मैं आपको बता दूं यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे क्लास 10th के बुक से ली गई है, संसाधन एवं उपयोग जो है बुक भूगोल का, उनसे लिया गया, ज्योग्राफी है। और मैं बता दूं और एक चीज, जो यह एसएससी, बैंक, रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बैंक नहीं, एसएससी, रेलवे और जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं जिनमें भूगोल का संबंध है जिस जीएस पेपर में, तो उनमें आपको इनका अनिवार्यता समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट यह वीडियो है। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। कौन सी मिट्टी? ये जो आप सामने में देख रहे हैं ये लाल मिट्टी है और इसमें किस तरह के फसल उगाए जाते हैं और कितनी सेंटीमीटर में कौन से क्षेत्र में यह मिट्टी पाया जाता है, हमारे देश के किस किस राज्य में, किन किन राज्यों में लाल मिट्टी का फैलाव है, हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि इस फैमिली में और अधिक से लोग जुड़ सकें। आपको इस वीडियो को देखने का कोई फीस नहीं लग रहा है तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं लाल मिट्टी से संबंधित मैप के थ्रू हम कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्यारा सा भारत है और इस भारत, यह पॉलिटिकल मैप है। मैं आपको बता दूं यह पॉलिटिकल है और इस पॉलिटिकल मैप में आपको एक चीज दिखा दिया गया है। पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है जो आपका एरिया जो होता है, पॉलिटिकल मैप उसे कहते हैं जिसमें आपको एरिया, प्रत्येक स्टेट्स का जो एरिया होता है वो क्लासिफाइड रहता है, मतलब डिवाइडेड रहता है। जबकि फिजिकल मैप में हम देखते हैं नदी के विषय में रहता है और पहाड़, पर्वत आदि के विषय में दिया रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो मिट्टी के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मिट्टी के विषय में यह इस तरह, इस कलर का जो भी होगा वह फॉरेस्ट या माउंटेन मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब इस तरह का मिट्टी आप कहाँ देख रहे हैं? इस तरह के फॉरेस्ट या माउंटेन मिट्टी को देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ये आपका जम्मू कश्मीर है, यह आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है। अब तो यह जम्मू कश्मीर इधर चला गया, जम्मू कश्मीर है, इधर जम्मू कश्मीर का पार्ट है, इधर लद्दाख का पार्ट है, तो यह जम्मू कश्मीर हो गया। हिमाचल प्रदेश में भी आपको इस तरह माउंटेन सॉइल जो है, माउंटेन पर्वतीय मिट्टी जो है, पर्वत इलाका है तो पर्वतीय मिट्टी रहेगा और पर्वतीय इलाका जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में। इन सभी स्टेट्स में आपसे पूछा जाएगा पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलती है, तो इन सभी स्टेट्स में पर्वतीय मिट्टी मिलती है और ये इलाका पर्वतीय मिट्टी का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर्वत, माउंटेन है, हमारा हिमालय पर्वत जो है इसी इलाका में आता है। ठीक है, इसी इलाका में हमारा माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्वतीय मिट्टी जो है अपना देश में कौन कौन राज्य में आ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम है, फिर ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सारे पार्ट्स में क्या आ रहा है,
तो आपको पर्वतीय मिट्टी है। जबकि हम अगर दूसरी मिट्टी की बात करें, एलुवियल मिट्टी की बात करें, तो एलुवियल मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो कलर देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी का कलर क्या है, इस तरह का कलर है। तो यह कलर जो है आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये देखिए जलोढ़ मिट्टी आपको इस साइड में भी दिखाई दे रहा, ये जो आप देख रहे हैं ये साइड ये जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी मिल रहा है, इस एरिया में देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको दिखाई दे रहा है, यह एरिया जलोढ़ मिट्टी का। और आप देख लीजिए ये एरिया का साइड भाग भी जलोढ़ मिट्टी से है निर्मित, है ना। फिर यहाँ देख लीजिए जलोढ़ मिट्टी, इस इलाके में भी जलोढ़ मिट्टी है, ये देखिए जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है। और फिर से देखिए यहाँ से ये देखिए इधर ये भी पार्ट आपका जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है ना। और ये पूरा भाग जो है ये सारा भाग जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप जलोढ़ मिट्टी है, ये सब क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तो आपने देखा कि जलोढ़ मिट्टी का जो है किस किस एरिया में, किस किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेंगे। जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा लाए गए जो मिट्टी होते हैं उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, एक तो खादर, एक बांगर। मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था। खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, और जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। अब स्टेट्स को देखें तो स्टेट्स में पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, राजस्थान का ये जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी भाग है, तो राजस्थान का उत्तरी भाग भी कह सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए हरियाणा का पूरा हरियाणा, दिल्ली में पूरा, उत्तर प्रदेश में पूरा, उसके बाद उत्तराखंड का की बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये भाग जो देख रहे हैं इसमें भी आपको क्या है, उत्तराखंड में भी जो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और बिहार में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अच्छा, बिहार में, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा आदि में जो जलोढ़ मिट्टी मिल रहा है, इनका कारण है कि यह किसका भाग है, जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी। तो इसका मतलब इधर कोई नदी है जो इस होकर के बहती है। नदी कौन सी है, गंगा नदी बहती है, यमुना बहती है। तो गंगा, यमुना, और ये फिर ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से निकलती है, कैलाश रेंज से निकल करके यहाँ से होकर के इस होकर के आती है और बांग्लादेश से होकर के एंट्री करती है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ जो इस तरह का एरिया है, इस एरिया में भी एंट्री करती है, एंट्री करके हमारे इस होकर के जाती है। तो इस होकर के जो आती है, असम होकर के जो हमारे देश में पश्चिम बांग्लादेश में चली जाती है, पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट्स को कवर करते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना से जो बनता है ना, तो नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है और उस मिट्टी से जो मैदानी भाग का निर्माण हो रहा है, तो आप देख ही रहे हैं ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात का भी कुछ पार्ट है, और असम का भाग है, पश्चिम बंगाल का भाग है। और आप एक चीज और देखिए, वेस्ट बंगाल में ये सारे वेस्ट बंगाल में है। फिर यहाँ देखिए कृष्णा को गोदावरी, यहाँ जो महानदी का भी कुछ तटीय भाग है। और उसके बाद बता दें तो कृष्णा, यहाँ कृष्ण, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है कि नहीं, और उसके बाद ये पेरियार आदि नदी, ये सारे इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इसे अरेबियन सी है। जबकि नीचे में अगर बात करें तो ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है। तो ये भी आप समझ में आया। और आप जो यहाँ देख रहे हैं इस मैप में, ये जो देख रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड है, जबकि इधर लक्षद्वीप है। तो ये सब भी आप थोड़ा देख लीजिए। रेड एंड येलो की बात करें तो रेड एंड येलो जो आज के जो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है रेड एंड येलो। तो रेड एंड येलो की बात करें तो रेड एंड येलो कहाँ मिलता है, आप यहाँ देख लीजिए। रेड एंड येलो का जो पार्ट है, इस कलर का आप देख ही रहे हैं, कहाँ है आपको रेड एंड येलो, ये जो पार्ट है आपका, ये रेड एंड येलो का पार्ट है। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सारा पार्ट जो है रेड एंड येलो, ये सारा पार्ट क्या है, रेड एंड येलो का है। यानी ये सब पार्ट जो है, ये सब जो देख रहे हैं रेड एंड येलो का पार्ट है। देख ही रहे कहाँ कहाँ आपको इस तरह की मिट्टी मिल जाएगी, देख लीजिए। त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इस तरह से वेस्ट, यहाँ देखिए झारखंड में भी है, झारखंड में भी है रेड एंड येलो, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में भी है। उनके बाद आप देख रहे हैं, उनके बाद आपको आ जाएगा तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा का भी कुछ भाग में है। उसके बाद कर्नाटक में है, मिलने दिख रहा है थोड़ा, गोवा का भी पार्ट कुछ सा है, महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट है। उनके बाद कुछ पार्ट केरल का भी है और तमिलनाडु का भी पार्ट है। तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में रेड, लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी मिलती है, ये भी आपने देखा। फिर ब्लैक मिट्टी को देखते हैं। ब्लैक मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी को ब्लैक मिट्टी कहते हैं। जो आप कलर देख रहे हैं ये ब्लैक मिट्टी का कलर है। और ये मिट्टी आपको मिलेगा कहाँ, तो ये मिट्टी आप देख रहे हैं ब्लैक मिट्टी, ये एरिया ब्लैक मिट्टी का है। और ये एरिया जो आप देख रहे हैं
यहाँ जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा एरिया ब्लैक मिट्टी का एरिया है, तो यहाँ ब्लैक सॉइल मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिल रहा है, देख रहे हैं। तो कौन कौन राज्य में ब्लैक सॉइल मिल सकता है आप इस मैप के जरिए अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपको राजस्थान का भी कुछ पार्ट है, जबकि गुजरात का भी कुछ भाग है जिसमें क्या है, गुजरात के कुछ भाग में भी कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। फिर देख रहे हैं तेलंगाना में भी काली मिट्टी मिल रही है, या तेलंगाना में भी मिल रही है, जबकि कर्नाटक में, गोवा का तो पार्ट नहीं, कर्नाटक में भी काली मिट्टी का निर्माण है। और इस तरह से आपने देखा कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है। फिर लेटेराइट मिट्टी की बात आती है, लेटेराइट मिट्टी अगर देखें तो ये है आपका लेटेराइट मिट्टी का पार्ट, ये है लेटेराइट मिट्टी का पार्ट। ये साइड में जो आप देख रहे हैं लेटेराइट मिट्टी का पार्ट है, या जो आप साइड में इस तरह से देख रहे हैं ये लेटेराइट मिट्टी का पार्ट है, ये लेटेराइट मिट्टी है। यहाँ आप जो देख रहे हैं यह भी लेटेराइट मिट्टी है, यहाँ भी देखिए थोड़ा सा लेटेराइट मिट्टी है, यहाँ भी थोड़ा लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी को आप देखते चलिए। और ये मेघालय का पार्ट, गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ी है, हिल इलाका है, वो इसी इलाके में है, और यहाँ भी आपको लेटेराइट मिट्टी मिलता है। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी आपने देखा कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी मिलती है, और इससे आप मिट्टी का अध्ययन हो गया। और भिन्न भिन्न राज्य जो हमारे देश में है, हर राज्य का आपने इस तरह से देखिए कौन सा राज्य कहाँ है। अभी मैं आप एक खाली मैप दूंगा, इस मैप के जरिए आपको बताना होगा कि कौन सा राज्य कहाँ है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको बताया दिया जाएगा। ठीक है, अगली मिट्टी है आपको एरिड मिट्टी। एरिड मिट्टी मतलब होता है शुष्क, एरिड मतलब शुष्क मिट्टी, यानी शुष्क मिट्टी से यह मतलब है मरुस्थलीय मिट्टी, और रेगिस्तानी मिट्टी भी कह सकते हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी का जो फैलाव आप देख रहे हैं, कलर आपका येलो कलर है, और इस तरह की जो मिट्टी पाई जाती है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, तो मैं आपको बता दूं इस तरह का मिट्टी का जो फैलाव है आपको है राजस्थान में है, राजस्थान के कुछ भाग में। फिर उसके बाद उत्तरी भाग, गुजरात का जो उत्तरी भाग है आप यहाँ देख रहे हैं, गुजरात का उत्तरी भाग में भी आपको थोड़ा कुछ दूर तक आपको क्या फैला हुआ है, तो रेगिस्तानी मिट्टी यानी बलुई मिट्टी या एरिड मिट्टी की बात करें तो एरिड मिट्टी का फैलाव जो है आपको गुजरात के उत्तरी भाग में, ये उत्तरी भाग है। और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का पश्चिमी भाग में भी आप देख रहे हैं कि इस तरह का मिट्टी पाया जाता है। इसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। थार डेजर्ट हमारे देश में का पूछा जाए आपको कहाँ है, तो आप बताएंगे राजस्थान में थार डेजर्ट है। और इस जो राजस्थान में जो फैलाव है, इस मिट्टी का जो फैलाव है, यह मिट्टी का जो फैलाव है यह कहाँ है, हरियाणा के भी दक्षिणी पश्चिमी भाग, आप देख रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी भाग में इस मिट्टी का फैलाव है। तो मुझे विश्वास है कि आपको इस मिट्टी के विषय में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको इसमें डाउट हुआ होगा, क्योंकि राजस्थान में मिट्टी जो है इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसका फैलाव तो मैं आपको बता दूं, इस मिट्टी का फैलाव तो यहाँ अरावली रेंज से लेकर के इधर जो सिंधु नदी बह रही है इसके बीच है फैलाव। चूंकि अपने भारत में देखना है इसलिए मैं आपको बता दूं कि अपना भारत में राजस्थान है, हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, गुजरात का उत्तरी भाग है, ये सब आप कह सकते हैं ये किस मिट्टी के लिए, एरिड मिट्टी के लिए। और मैं आपको कह दूं ये जो आप देख रहे हैं मैप में जो भिन्न भिन्न राज्य दिए गए हैं इंडिया के मैप में भिन्न भिन्न राज्य है, इसको आप देख लीजिए, गौर करके देख लीजिए, ताकि बहुत सारी बात जब आएगी ऐसी, जब हम ऐसे बोल रहे होंगे तो अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में किस तरह की मिट्टी मिलती है, और ये चीज़ अगर आपको पता नहीं रहेगा या उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ है, तो आपको मैप से जो क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप मैप को जब भी पढ़ेंगे तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, बिना मैप के पढ़ेंगे तो याद करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं आपके लिए एक खाली सा जिसमें कोई भी स्टेट्स ना दिया हो, पॉलिटिकल बाउंड्री उसमें केवल डिवाइड हो और उसमें स्टेट्स का नाम नहीं दिया हो, तो आप में इसमें स्टेट्स का नाम देख लें। और दिक्कत तो तब होता है विद्यार्थी कभी कभी क्या करता है, जब उसे ये भी पता नहीं रहता कि हमारे भारत में मैप में जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कहाँ कहाँ है, इसकी भी जानकारी नहीं होती, तब इसमें समझाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने आपके लिए मैप का एक खाली मैप दे रहा हूँ, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह मैप आपके सामने दिया जा रहा है और इस मैप में कौन से स्टेट
इस स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट और जितने भी स्टेट्स इसमें दिए हैं हर स्टेट्स का नाम आप लिख करके खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे इस पूरे मैप में कि कौन सा राज्य कहाँ है। इसको प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है जो भी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कि किधर बंगाल की खाड़ी है, किधर बंगाल लक्षद्वीप है, किधर अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो ये सारी चीज़ अगर आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और कौन कौन आसपास में जो कौन कौन से कंट्री हमारे पड़ोसी कंट्री है इनको देख लेंगे। और फिर ये साइड में जो आप कोस्टल रीजन है, ये जो आप कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं, इस कोस्टल रीजन के अंतर्गत कौन से शहर आता है, अगर ये आप देख लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी और आपको परेशानी नहीं होगी याद करने में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इस लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, वैसे यहाँ जो आप 54 नंबर देख रहे हैं इसका मतलब मिट्टी से संबंधित जितने भी वीडियो बनाए गए हैं इनमें आपको ये 54 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए यहाँ 54 लिखा हुआ है, इससे आपको परेशानी ना हो। पीछे में और सारे वीडियो बनाए गए हैं उनमें आपको काउंटिंग करेंगे तो इसमें 54 ऑब्जेक्टिव हो गए, किन से, मिट्टी से संबंधित। और मिट्टी से संबंधित और भी आएंगे जो भू संरक्षण है, भूक्षरण वगैरह होता है, भूमि का निम्नीकरण आदि, इन सब से भी आपको ऑब्जेक्टिव बना करके या उन पर भी वीडियो बनाया जाएगा, तो आप इस संबंधित वीडियो को देखते रहें। तो मैं आपको बता दूं पहला क्वेश्चन जो इसमें है दिया गया, लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है एक, ए ऑप्शन नंबर में क्या है, ए में कायांतरित सेल के टूटने से हुआ है, जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ है, ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटित एवं रूपांतरित होने से हुआ है, या उपरोक्त सभी सारे सही हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि लाल मिट्टी का निर्माण जो हुआ है किससे हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा इनका आंसर। क्यों, क्योंकि लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है कायांतरित, अब आपके दिमाग में उठ रहा कायांतरित, यहाँ मेटामॉर्फिक चट्टान रॉक जो होता है, तो मैं आपको रॉक जो चट्टानें होती है उनकी विशेषता या उनका निर्माण आदि के विषय में मैं अभी समझा रहा हूँ। फिलहाल आप यहाँ देखिए, कायांतरित सेल के टूटने से हुआ है, जलवायविक परिवर्तन का मतलब है, मतलब ये जलवायविक परिवर्तन मतलब जो वर्षा होती है इनमें जो परिवर्तन चेंजेज होते हैं, तो ये जलवायविक परिवर्तन इनके परिणाम स्वरूप की बात कही जा रही है यहाँ। और ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय, ये ग्रेनाइट क्या है, तो अब इसका मतलब आग्नेय चट्टान है। नीस क्या है, आग्नेय चट्टान का भाग है, तो ये ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार, ये क्या है, रवेदार आग्नेय चट्टानों के टूटने से इनका निर्माण हुआ है। तो किससे हुआ है, तो उपरोक्त सभी ये सारी बात सही है। आइए हम लोग चट्टान के विषय में जानते हैं, ये चट्टान जो होते हैं क्या है। हम लोग रॉक के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। रॉक का मतलब होता है चट्टान, यानी उनके चट्टान के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर चट्टान को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये उत्पत्ति और संरचना के आधार पर चट्टान को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 3 वर्गों में। अगर पहले बात देखें तो पहला भाग में आ जाता है इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है परतदार चट्टान और तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं और मेटामॉर्फिक। जो आप पढ़ रहे थे इस समय लाल और पीली मिट्टी और उनका जो निर्माण के विषय में आप पढ़ रहे थे, ये कायांतरित मिट्टी है ना कि आग्नेय चट्टान। अच्छा, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट और नीस के विषय में पढ़ रहे थे, तो उनके रूपांतरण, उनका भी रूपांतरण हुआ है, उनके रूपांतरण अर्थात रूपांतरण होगा तो इन मेटामॉर्फिक होगा। तो आइए जानते हैं कि आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान और कायांतरित चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है, कैसे इसका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा और मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से हुआ है। मैं आपको बता दूं, आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है, मान लीजिए यह धरती है आपकी और निर्माण ज्वालामुखी का अगर विस्फोट होता है, क्या होता है ज्वालामुखी का, इस तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है, आपको इस तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है और विस्फोट होता है धरती से, ठीक है। तो धरती से अगर विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, तो इसके विस्फोट होने के साथ भूगर्भ से यानी धरती के अंदर से क्या निकलता है, लावा या मैग्मा। लावा मतलब ये आग होता है, मैग्मा ये लावा और मैग्मा
जब बाहर निकलता है तो गर्म अवस्था में उस समय रहता है, और वही जब ठंडा होकर जम जाता है यानी ठोस के रूप में आ जाता है तो समझ जाइए आग्नेय चट्टान उसी को कहते हैं। यानी ज्वालामुखी के फटने से यानी ज्वालामुखी के विस्फोट होने से भूगर्भ से जो लावा और मैग्मा बाहर निकलता है वही ठंडा और जम जाता है तो उसी को आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का ही निर्माण, जब पृथ्वी की हमारी उत्पत्ति हुई सर्वप्रथम कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ था? आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ था। इसलिए इस चट्टान को प्राथमिक शेल या प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान के ही अपक्षय यानी अपक्षय एवं अपर्दन के पश्चात जब इसका टूटना हो जाता है, अपक्षय में टूटने लगता है, तो इससे परतदार चट्टान का निर्माण होता है। परतदार चट्टान तो आप समझ गए, परतदार चट्टान को ही अवसादी चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान यहाँ आपने देखा कि अपक्षय या अपर्दन से, आग्नेय चट्टान के अपक्षय या अपर्दन से कौन सा चट्टान? परतदार या और रूपांतरित चट्टान। कौन कौन चट्टान? तो परतदार और रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है आग्नेय चट्टान के अपक्षय और अपर्दन से। तो सबसे पहले तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, फिर परतदार और रूपांतरित चट्टान का। आग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। ये चट्टान परत विहीन एवं कठोर प्रकृति की होती है। इसमें परत नहीं होते, जैसे परत होता है लेयर, इंग्लिश में उसको कहते हैं लेयर। मान लीजिए 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरह से बना रहता है लेयर। तो इसमें बिना लेयर के होते हैं, इसमें लेयर नहीं होता है। लेयर परत विहीन इसलिए कहता है। और कठोर प्रकृति का, इसमें नेचर जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। इस चट्टान में परत का अभाव होता है परंतु जोड़ पाए जाते हैं। जोड़ मतलब होता है इन्हीं जोड़ के सारे जल अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी चट्टानों में रवों का विकास नहीं होने के कारण ये कांच की तरह दिखाई पड़ते हैं। ज्वालामुखी चट्टान में रवों का विकास जो नहीं होता है, इनके कारण यह किस तरह का दिखाई देता है? कांच की तरह। जैसे ऑब्सिडियन, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ऑब्सिडियन एक ऐसा चट्टान है जिसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करें यानी आग्नेय चट्टान की उदाहरण की बात करें तो बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, डोयोराइट है, पेग्माटाइट है, ग्रेबो है, ऑब्सिडियन है, डोलोराइट है, एंडेसाइट है, पेरिडो टाइट है। उसके बाद आप देख रहे हैं पिच स्टोन है, फेल्साइट है, उसके बाद आग्नेय है। ये सारे क्या है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो आपने देखा इसमें, आप यहाँ जो देख रहे हैं नीचे में, ये आपको देखिए बेसाल्ट चट्टान यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑब्सिडियम दिखाई दे रहा है, ग्रेनाइट दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो चट्टान दिख रहे हैं ये सारे आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आगे चलते हम लोग। अवसादी चट्टान की अगर बात करें, अवसादी वे चट्टान हैं जिनका निर्माण चट्टानों के विखंडित ठोस चूर्ण जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के अवशेषों के लगातार जमा होने से होता है। जैसा कि आप यहाँ देखिए अवशेष आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ अवशेष दिखाई दे रहा है, यहाँ अवशेष सेल जीवाश्म, इसी को कहते हैं अवशेष। यहाँ मछली का अवशेष देख रहे हैं, बहुत सा बड़ा मछली है। और यहाँ चूना पत्थर, यहाँ देखिए शेल है, यहाँ ये सारे इसके उदाहरण है अवसादी चट्टान के। यानी इसको अवसादी चट्टान को आप देख रहे हैं पेड़ पौधे के अवशेष के लगातार जमा होने से होता है इसका निर्माण। अवसादी चट्टान है जिनके निर्माण चट्टानों के विखंडित, यानी अभी आपने पढ़ा था आग्नेय चट्टान का निर्माण, इसे परत दर परत मलबों के जमा होने के कारण होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो आपने देखा आग्नेय चट्टान से ही परतदार चट्टान का निर्माण होता है, रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो इसमें परत दर परत मलबे के जमा होने के कारण इसे हम परतदार चट्टान कहते हैं और इसे अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टान इसलिए क्योंकि यह क्या होता है? विखंडित ठोस चूर्ण एवं जीव जंतु पेड़ पौधे के अवशेष के लगातार जमा होने से होता है, इस कारण इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इस चट्टानों में अवसादों के विभिन्न परतें पाई जाती है, तो होगा ही परत होगा ही, तब तो इसलिए तो परतदार चट्टान कहलाती है। अवसादी चट्टानों में जीव के अवशेष पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष, इसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय चट्टान में जीवों का अवशेष नहीं पाया जाता है। परतदार चट्टान में पाए जाएंगे क्योंकि जीवों का अवशेष ही है जो परत का निर्माण करते रहता है, इसलिए इसे परतदार भी कहते हैं। इन जीवाश्मों के आधार पर चट्टान विशेष के निर्माण काल भी पता चलता है, विशेष निर्माण काल भी पता चलता है। और धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टान से ढका हुआ है, शेष 25% भाग आग्नेय और रूपांतरित चट्टान पाई जाती है। तो मैंने क्या कहा, 75% भाग जो है अवसादी चट्टान से ढका हुआ, शेष 25% भाग में आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें रवेदार नहीं होती, आग्नेय चट्टान रवेदार होती है। इन चट्टानों में ज्वाइंट पाए जाते हैं
ये चट्टान में प्राय मुलायम होती है जिसे चीका मिट्टी पंक, परंतु कुछ चट्टानें करीबी होती है जैसे बलुआ पत्थर। ठीक है, तो आपने देखा कि भिन्न भिन्न तरह ये जो चट्टानें हैं किस तरह की चट्टानें हैं। ये जो आप पढ़ रहे थे अवसादी चट्टान है, ये जो जीवाश्मों के इसमें जीवाश्मों की मात्रा पाई जाती है, सेल, कांग्लोमेरेट, कोयला इनके उदाहरण है। ठीक है, कायांतरित चट्टान की विषय में अगर हम बात करें तो कायांतरित चट्टान उच्च ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन से रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान से तो आप जानते ही हैं, आग्नेय एवं अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन से रूपांतरित, आग्नेय से भी अवसादी से भी, आपने देखा कि आग्नेय से निर्माण होता है अवसादी और या परतदार चट्टान या और रूपांतरित चट्टान का यानी कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आपने ये पढ़ा था। अब ये भी पढ़ना है आपको कि कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी फिर से रूपांतरण हो जाता है। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का भी यानी रूपांतरित चट्टानों का भी फिर से रूपांतरण होता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो इन चट्टानों में गुण, रंग, खनिज संरचना, रवा, घनत्व, कठोरता आदि नए सिरे से बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो चट्टानों का ये दो हीरा, क्वार्टजाइट है, स्लेट है, संगमरमर है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, चट्टानों से ही निर्मित ये ताजमहल है। तो ये सारे क्या है आपको कायांतरित चट्टान जो है इनके उदाहरण हैं। तो अब आगे चलते हैं किस प्रकार से इनका रूपांतरण होता है इसको देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी सेलें। आग्नेय चट्टान के रूपांतरण, आग्नेय चट्टान में कौन आते हैं, ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट से नीस का होता है, ग्रेनाइट से किस में, नीस में होता है, जबकि बेसाल्ट से किस में होता है, तो एम्फीबोलाइट से में होता है, बेसाल्ट से सिस्ट में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा ग्रेनाइट जो चट्टान है किस प्रकार का चट्टान है, तो आप बताइएगा ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। अच्छा, ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरण किस में होता है, तो नीस में रूपांतरण होता है। तो अब आते हैं अवसादी चट्टान के रूपांतरण से बनी सेलें। अवसादी चट्टान के रूपांतरण से कौन कौन से सेल बनते हैं, तो अवसादी चट्टान के रूपांतरण से जैसे अवसादी में बालू का पत्थर है यानी सैंड स्टोन है, इससे क्वार्टजाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्वार्टजाइट। उसके बाद चूना पत्थर लाइम स्टोन से संगमरमर बनता है यानी मार्बल, क्ले और शिले, ये है आपका कौन, अवसादी चट्टान ये सारे हैं। तब कोयला है, कोयला से ग्रेफाइट बनता है, हीरा बनता है, जबकि क्ले और शेल से सिलेट चट्टान बनते हैं। उनके बाद अगर बातें गोलास्म यानी कांग्लोमेरेट से, गोलास्म उसी को कहते हैं कांग्लोमेरेट को, इनसे क्वार्टजाइट बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्वार्टजाइट किस किस चट्टानों के मिलने, किस किस से चट्टानों से बनते हैं, तो बालू का पत्थर और किससे, गोलास्म यानी कांग्लोमेरेट से बनता है। चौक जो हम लोग यूज करते हैं, डोलोमाइट, ये संगमरमर, चौक और डोलोमाइट इन आदि से क्या बनता है, संगमरमर बनता है। ठीक है, तो इनका भी रूपांतरण संगमरमर के रूप में हो जाता है। अब रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण, अभी रूपांतरित चट्टानों का अभी देख रहे थे आग्नेय चट्टान का रूपांतरण और अवसादी चट्टान का रूपांतरण। और रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण होता है, जैसे स्लेट है ये रूपांतरित चट्टान है, शिस्ट क्या है, रूपांतरित चट्टान है, स्लेट का शिस्ट में हो जाता है और शिस्ट का फाइलाइट में हो जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से चट्टान का रूपांतरण होता है, हर तरह के चट्टान के विषय में अंडरस्टैंडिंग किया आपने। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, क्यों होता है, लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर 1। बी में ह्यूमस की मात्रा की उपस्थिति के कारण, अल्युमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर, तो लोह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है, लोह ऑक्साइड के कारण, या फिर यूं कह सकते हैं लोहांश के कारण, लोहा की मात्रा के कारण उसमें क्या होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। जबकि किस प्रकार की मिट्टी, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी जल योजित रूप में पीली दिखाई देती है। तो किस प्रकार की मिट्टी जल योजित यानी उसमें जल अगर मिला दिया जाता है या जल का मिश्रण हो जाता है उस मिट्टी में तो पीला दिखने लगता है। तो लेटेराइट मिट्टी का होता है, या जलोढ़ मिट्टी का, काले मिट्टी का, या लाल मिट्टी का। तो कौन सा आंसर होगा, लाल मिट्टी का। जो जल अगर मिल जाता है लाल मिट्टी में तो वह पीला दिखने लगता है। लाल मिट्टी, क्योंकि आपने शीर्षक में भी पढ़ा था कि लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, तो पीली मिट्टी जल लाल मिट्टी में है, जब जल का मिश्रण हो जाता है तो पीला दिखाई देने लगता है। लाल मिट्टी में किन तत्वों की प्रधानता है, तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रधानता है, सिलिका और आयरन की प्रधानता, आयरन और नाइट्रोजन का यह उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सिलिका और आयरन की प्रधानता। लाल मिट्टी में किन तत्वों की प्रधानता
प्रधानता, तो सिलिका आयरन तो ऑलरेडी आप जानते हैं, सिलिका और आयरन की प्रधानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, लाल मिट्टी से संबंधित असत्य कथन है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। ये लाल मिट्टी क्या है? अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। ऑप्शन बी। यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ऑप्शन सी। इसमें अधिकतर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर आदि उपजाए जाते हैं। डी। इनमें से कोई नहीं। तो इनका कौन सा आंसर होगा? तो इनका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो हम आप जान गए होंगे कि लाल मिट्टी का जो अम्लीय प्रकृति की होती है, और यह जो मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी और काली मृदा, इनके अपेक्षा ये कम उपजाऊ जरूर होती है, लेकिन फर्टिलाइजर का उपयोग करके इसे उपजाऊ बनाया जाता है। तो फिर मूंगफली, अरहर, ज्वार, बाजरा आदि उपजाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन है। लाल मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी का विस्तार है, कहा जाता है 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक, 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक, या 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक। इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक। अब आपको लेके चलते 60वें नंबर के क्वेश्चन में। लाल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? लाल मृदा का विस्तार ऑप्शन है आपका दिया हुआ, ए ऑप्शन में है मध्य प्रदेश की पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, सी में है मेघालय के गारो, खासी और जैंतिया के पहाड़ी क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां भी आपको लाल मिट्टी मिलता है। छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है उसमें भी आपको मिलता है, क्या मिलता है? तो आपको लाल मिट्टी का मिलता है, जबकि मेघालय के गारो, खासी और जैंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में भी मिलता है। जैसे आपने मेघालय को मैंने मैप के जरिए समझाया था, ठीक है, तो वहां से आप इस चीज की जानकारी आपको मिल जाएगी। मैप के जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में अभी आप लाल मिट्टी देख रहे हैं, ये लाल मिट्टी का एरिया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है। उसके बाद ऑप्शन में था आपको गारो, खासी, जैंतिया, तो ये गारो, खासी, जैंतिया मेघालय है, ये गारो, खासी, जैंतिया का भाग है। तो यहाँ जो है गारो, खासी, जैंतिया तीन तरह का पहाड़ी भाग है। और इस पहाड़ी भाग जो है कहाँ है? गारो, खासी, जैंतिया पूछा जाएगा कहाँ है, तो आप बताएंगे मेघालय में। तो इधर भी लाल मिट्टी आपको मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कुछ भाग है, जैसे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र और मेघालय के गारो, खासी, जैंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों के अलावे भी कुछ भाग है हमारे देश में जहां आपको लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसे अभी बताया था मैप के जरिए भी, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का उत्तरी पश्चिमी जिलों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का विस्तार किस प्रकार के क्षेत्र में हुआ है? लाल मिट्टी का विस्तार किस प्रकार के क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में, 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। कौन सा क्षेत्र में हुआ? तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी ओमनीबस क्या है? ओमनीबस समूह के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी मिट्टी ओमनीबस समूह के रूप में जानता है? ओमनीबस में सर्वग्राही होता है, सब जगह पानी पाया जाने वाला, तो समूह के रूप में भी जाना जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? लाल मिट्टी इसका आंसर होगा। ठीक है, लाल मिट्टी ओमनीबस समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अब तक आपने देख लिया लाल मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और उनके मैप्स के सहारे हम लोग दोनों ने देखने का कोशिश किया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के लिए आप बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.